नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था अध्याय 4 मतलब भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4, जो कि धारा 76 से धारा 106 तक दिया गया है। और इसमें मतलब साधारण अपवाद दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कौन कौन सा कार्य अपराध होगा और कौन कौन सा कार्य अपराध नहीं होगा, और जो निजी सुरक्षा आ जाती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये कल मैंने आपको पूरा बता दिया था। चलिए एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आज शुरू करता हूँ अध्याय 5। अध्याय 5 में दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, व्यक्ति द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य अपराध नहीं होंगे, इसकी चर्चा की गई अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 बोलता है धारा 76 बोलती है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल, यानी कि कोई व्यक्ति मतलब पुलिस वाला, मैंने आपको बताया था धारा 76 में पुलिस की भूल के कारण किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। सेकंड, धारा 77 न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 78 न्यायालय के निर्णय पर कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 79 विधि द्वारा न्यायान्वित होते हुए, यानी कि कोई आदेश आ गया है विधि द्वारा यानी कानूनन, और उसको किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। उसके बाद धारा 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाती है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाती है तो फिर ये भी अपराध नहीं होगा। धारा 81 में अपहानिकारी तो, लेकिन उसका आशय ये ना हो कि इससे किसी व्यक्ति की हानि हो, तो वो अपराध नहीं होगा। धारा 82 बोलती है 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। धारा 83 बोलती है 7 से 14 साल से 7 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों के लिए। धारा 84 बोलती है पागल व्यक्ति के लिए। धारा 85 बोलती है अस्वैच्छिक मतदाता, यानी कि जहाँ पे शराब कोई अन्य व्यक्ति पिला देता है। और धारा 86 बोलती है स्वैच्छिक मतदाता, जहाँ पे शराब हम स्वयं पीते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। धारा 87 में कोई कार्य आपसी सहमति से किया गया, किंतु उसका जो आशय था वो किसी की हानि करना नहीं था। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमतिपूर्वक किया गया कार्य। धारा 89 संरक्षक द्वारा किया गया कार्य। धारा 90 सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, मैंने आपको बताया था पुलिस वाला एग्जाम्पल। धारा 91 ऐसा कार्य जो विधि या अपहानि के स्वतः अपराध है, यानी गर्भपात करवाना वगैरह जो भी होता है धारा 91 के अंतर्गत अपराध हो जाता है। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 93 सद्भावनापूर्वक दी गई सूचना अपराध नहीं होगी। और धारा 94 धमकी द्वारा विवश करके किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 95 तुच्छ अपहानि के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यहाँ तक तो था ये साधारण अपवाद। अब इसके आगे आ जाते हैं निजी प्रतिरक्षा। निजी प्रतिरक्षा में धारा 96 में निजी प्रतिरक्षा की जो परिभाषा वगैरह है, यानी कि एक तरह से ये दिया गया है कि निजी प्रतिरक्षा में कौन कौन सी कार्य जो है अपराध में नहीं आएंगे, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो वर्णन है वो धारा 96 में दिया गया। धारा 97 शरीर या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है, और ये IPC की धारा 97 में साफ साफ लिखा गया है। धारा 98 पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार भी है आपको। धारा 99 बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा, जैसे जब आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही तब आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। आपके ऊपर जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी आर्मी का लॉ लगा हुआ है, वहाँ पे आप अगर ये कहते हैं कि यहाँ पे आर्मी हमें मार रही तो इसके विरोध में हम आत्मरक्षा के अधिकार में हमने आर्मी को मारा, तो वो एक कानूनी अपराध होगा। यहाँ पे ये आत्मरक्षा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। या आप किसी मतलब कि सरकारी आदमी को मारते हैं और वहाँ पे भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिला मतलब दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पे आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद धारा 100 इसमें ये बताया गया है किन किन परिस्थितियों में यदि आप आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित कर देते हैं तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई। जब वो व्यक्ति धारदार हथियार से आपके ऊपर हमला कर रहा हो, जब वो व्यक्ति मतलब गोली वोली मारना चाहता हो, जब वो व्यक्ति आपकी बिल्कुल हत्या करने के उद्देश्य से ही आया हो और आप बिल्कुल अस्वस्थ हो गए और आप मरने ही वाले हैं, उस समय यदि आप उसकी हत्या कर देते तो ये अपराध नहीं होगा। ऐसे कुछ मतलब इन्होंने कंडीशंस इसमें धारा 100 में दे रखी हैं। उसके बाद धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना। धारा 102 प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 संपत्ति की सुरक्षा या आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित करना। ये मतलब 103 और 103 और 97 लगभग सेम ही है, बस इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। और इसमें ये बताया गया कि यदि आप इनकी रक्षा करते हुए किसी की हत्या कर देते हैं, किसी की मृत्यु कर देते हैं, वो अपराध नहीं होगा। उसके बाद धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि, जैसे आपने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो इस तरह से। ठीक है, धारा 105 प्रारंभ एवं बना रहना।
ये संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध, यानी कि बहुत सारी जो भीड़ होती है, मॉब लिंचिंग कर रही हो, उस समय यदि आप उस भीड़ में से किसी की भी हत्या कर देते तो वो अपराध नहीं होगा। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद में आ जाते हैं अध्याय 5 अध्याय 5 में मैंने आपको बताया था दुष्प्रेरण दिया गया। दुष्प्रेरण यानी कि आपने किसी व्यक्ति को भड़का दिया। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। धारा 5 एक बार अध्याय 5 जो है दुष्प्रेरण 107 से 120 तक दिया गया है, ठीक है। तो 107 से 120 ये रहा अध्याय 5, 107 से, आई होप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दुष्प्रेरण। अब धारा 107 में दिया गया किसी बात का दुष्प्रेरण मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दुष्प्रेरण वो होता है जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को भड़का दिया जैसे आपने बोला कि आपके बगल वाला कोई व्यक्ति है, वो कुछ वैसा काम कर रहा है, या आपके घर में, मतलब अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मतलब आपने मतलब एक तरह से किसी अन्य व्यक्ति को भड़का दिया है किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। तो उस भड़काव में आके वो व्यक्ति, मतलब कि दूसरा व्यक्ति जिसको आपने भड़काया है, वो व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति था उसके खिलाफ मतलब कोई चाहे हत्या की कोशिश करता है, या उसको मारने का प्रयास करता है, या कुछ भी ऐसा करता है जो कानूनन अपराध है, तो इसको बोलते हैं दुष्प्रेरण, यानी कि आपके द्वारा उसको भड़काया जाना, ये बोला जाता है दुष्प्रेरण, ठीक है। मतलब कि ऐसे देखिए, ये है एक कोई व्यक्ति, इसने इस व्यक्ति को भड़काया कि यार देख, तेरी जगह पे ना वो एक जेल वाला बंदा आ गया, उसको लिया जा रहा है और उसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसने भड़काया इसको। तो ये क्या कर रहा है, ये ताव में आके इसने उस जेल वाले बंदे को, यानी एक तरह से मैं पेन की बात कर रहा हूँ, जेल वाले पेन को धमका दिया है, इसको मतलब कि उसको मार दिया। तो ऐसे में इस व्यक्ति ने इसको दुष्प्रेरण किया है, ठीक है। और उसके बाद धारा 108 में आता है दुष्प्रेरक, यानी कि इस व्यक्ति ने भड़काया है ना, इस व्यक्ति ने, तो ये व्यक्ति हो जाएगा दुष्प्रेरक, ओके। मतलब ये बस इसमें डेफिनेशन दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है दुष्प्रेरण और क्या होता है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरण होता है किसी अन्य व्यक्ति को भड़काना, और दुष्प्रेरक होता है जो व्यक्ति उसको भड़काता है वो व्यक्ति हो जाता है दुष्प्रेरक, ओके। ये थोड़ी हिंदी के वर्ड्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद धारा 108A में बताया भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, जैसे कि कोई अभी आपने देखा होगा, ये क्या नाम, इज़राइल और फ़लस्तीन का चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इज़राइल और फ़लस्तीन का, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब लड़ाई चल रही थी इज़राइल की और गाज़ा की, मतलब जो हमास की थी, ठीक है, इज़राइल और हमास की जो फ़लस्तीन की जो आर्मी थी उसकी। लेकिन उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो हो रहे थे इंडिया में, आप सबने देखा होगा। तो ये क्या है ना कि इंडिया वाले जो मुसलमान हैं या जो भी फ़लस्तीन समर्थक हैं, उनको उनके जो भी मतलब आध्यात्मिक गुरु हैं या उनका जो लीडर, उसने उन लोगों का दुष्प्रेरण किया है, ठीक है। यानी कि उसने उन लोगों को भड़काया है कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो हमारे लोगों पे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, फलाना ठिकाना, मतलब भड़काना तो किसी प्रकार से भड़काना हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। तो यानी इस धारा 108A में दिया गया कि भारत के बाहर कुछ हो रहा है अपराध, लेकिन उसका जो दुष्प्रेरण है वो भारत में हो रहा है, तो ये दिया गया धारा 108 के A में। उसके बाद धारा 109 में है दुष्प्रेरण का दंड। ये मतलब चारों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट, और ये खासकर इम्पोर्टेंट हो जाएगी धारा 108A, क्योंकि अभी हाल में ही म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। म्यांमार में जो है कि उठापटकी हो रही है आर्मी की, और वहाँ की जो वहाँ की वो है गवर्नमेंट, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया है आर्मी ने, ठीक है। और इधर पाकिस्तान में भी आज की मैं न्यूज़ देख रहा था, जनरल बाजवा के खिलाफ उनके ही 1200 सैनिकों ने बगावत कर दी। तो ये तो सारी छोटी मोटी बातें छोड़ो, और म्यांमार में चला, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये एग्ज़ाम में आ ही सकता है। धारा 108 में क्या दिया गया है, दुष्प्रेरण, भारत से बाहर किसी किए गए अपराध का भारत में दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो धारा 108A, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो वहीं से क्वेश्चन उठाता है जो करंट में इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में धारा 109 में दुष्प्रेरण का दंड है, और ये तो कुछ नहीं, बस धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक की आशय से भिन्न कार्य करता है। मतलब कि जैसे कि मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काया कि तू ना उसको मार दे जाके, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि सुरेश ने
सुरेश ने राधिका को बोला, नहीं राधिका नहीं, सुरेश ने कविता को बोला, ठीक है। सुरेश ने कविता को बोला कि कविता तेरा बॉयफ्रेंड जो है वो किसी और पे डोरे डाल रहा है, तू एक काम कर उसको मार दे। नॉर्मल सी बात है। लेकिन सुरेश ने कविता को भड़काया, लेकिन कविता जाती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको नहीं मारती, बल्कि वो उसके खिलाफ क्या, उसकी जगह पे क्या करती है, वो जो दूसरी लड़की होती है ना जिस पे वो, जिसके साथ उसकी मतलब उठा बैठी हो रही होती है, वो उसको मार देती है। यानी कि सुरेश का जो आशय था वो क्या था कि जो कविता थी वो अपने बॉयफ्रेंड को मारे, लेकिन कविता ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड की बजाय जो उसके जो दूसरी फ्रेंड थी उसको मार दिया। तो ये हो जाता है धारा 110, ठीक है। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व, तो जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया, ये वही है। मतलब कि धारा 110 में दुष्प्रेरण है, उसका दंड है कि मतलब हमने किसी और कार्य के लिए उसने भड़काया था सुरेश ने राधिका को, सुरेश ने कविता को, लेकिन वो कोई अन्य कार्य करती थी, वही वो हो जाता है दुष्प्रेरण। लेकिन इसमें आ जाता है दुष्प्रेरक, यानी कि इसमें सुरेश का आ जाता है। सुरेश का आशय जो था वो था इसको मारने का, यानी कविता के बॉयफ्रेंड को मारने का, लेकिन मर जाती है राधिका। तो ऐसे में दुष्प्रेरक भी दोषी होगा और जो दुष्प्रेरण हो रहा है जिसका, वो भी दोषी होगा, ठीक है। तो ये धारा 111 में दुष्प्रेरक के खिलाफ दिया गया, जब वो किसी अन्य आशय से बात बोलता है लेकिन उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो कोई अन्य निकल के आता है। उसके बाद धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, यानी कि ये थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा। धारा 117 इसमें ये बोला गया है कि जो ये क्या नाम कि लोक साधारण, यानी कि सिंपल सी बात है, 10 कहीं पे यदि कोई 10 व्यक्ति से अधिक लोग हैं और वो किसी अन्य व्यक्ति का दुष्प्रेरण करते हैं, जैसे आप सबने नेताओं की रैली देखी होगी, इससे अच्छा उदाहरण शायद नहीं होगा दुष्प्रेरण का। मतलब नेता लोग जहाँ पे मतलब रैली वैली करते हैं वहाँ हमेशा 10 से ज़्यादा तो होते ही हैं, जनरली बात, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब सादा दिया गया है कि 10 से ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहीं पे नेताओं की मीटिंग चल रही है, उसमें सपोज 20 लोग हैं उन 20 लोगों ने एक व्यक्ति को बोला, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को, कि सामने वाली जो पार्टी है ना वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे ना भविष्य में कुछ गलत परिणाम होने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, सामने वाले पार्टी का जो चीफ है या जो भी है उसको मार दो जाके। ऐसे में वो व्यक्ति जाके उसको मार भी देता है, तो जब उसको पकड़ा जाएगा तो वो ये बोलेगा हमको ना जो बताया गया था यहाँ पे इस मीटिंग में हुआ था, तो उस मीटिंग में कितने लोग थे, कम से कम 20 लोग थे, तो उनका जो मतलब सामूहिक रूप से दंड मिला है। दुष्प्रेरण की तो परिभाषा 107 में और दुष्प्रेरण का जो दंड है 109 में है, लेकिन जो सामूहिक दुष्प्रेरण है ना वो दिया गया धारा 117 में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, यानी कि जहाँ पे सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति का दुष्प्रेरण किया जाता है तो उसकी जो परिभाषा है, जो भी डेफिनेशन है, वो दी गई है धारा 117 में। तो यहाँ तक हो गई आपकी, 120 तक है हालांकि, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बची हुई। और इसके बाद में आ जाते हैं, मैं आपका जो अध्याय 5 का है, अध्याय 5 का मैंने आपको बताया था। अध्याय 5 के काम में है आपराधिक षड्यंत्र। अब आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आप एक बात ध्यान रखिए, अध्याय 5 के काम में है आपराधिक षड्यंत्र, और आपराधिक षड्यंत्र यानी अध्याय 5 का जो कहा है वो धारा 120A और धारा 120B, यानी इसमें सिर्फ 2 धाराएं हैं जो कि बाद में जुड़ गई। यानी ये पूरा जो अध्याय ही है ना 5 का, यानी आप एक बार ऐसे देखिए कि जिस मतलब अध्याय हो, चाहे वो धारा हो, चाहे वो अनुच्छेद हो, जिसके लास्ट में का, खा, गा, घा या कुछ भी जुड़ जाए ना, वो हमेशा बाद में ही जोड़ा गया हो रहता है, ठीक है। और ये भी बाद में जोड़ा गया, इसी में अध्याय धारा 120 जो थी उसी में जोड़ दिया गया है 120A और 120B, ये दोनों भी धाराएं बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो अध्याय 5 का काम में दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र की 2 धाराएं हैं, धारा 120A और धारा 120B। इन धारा 120A में दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और धारा 120B में दी गई है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या होती है। आपको वैसे आपको एग्जाम में बस इतना ही आएगा कि धारा 120 में क्या दिया गया या आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस में दी गई है, आपसे ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, यानी ये परिभाषा की जो वर्णन है ये नहीं पूछेगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो इसकी परिभाषा। आपराधिक षड्यंत्र ये होता है 5 लोग मिलकर कोई प्लान बनाते हैं, मतलब
किसी की मर्डर करने का, तो वो बोल दिया जाता है षड्यंत्र। अब वो षड्यंत्र यदि मतलब षड्यंत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, चोरी का षड्यंत्र हो सकता है, किसी की रेप का षड्यंत्र हो सकता है, किसी की हत्या का षड्यंत्र हो सकता है, कहीं ज़मीन पे कब्जा करने का षड्यंत्र हो सकता है, मतलब षड्यंत्र किसी भी अपराध का षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन उस षड्यंत्र को जो भी कैटेगरीज है ना वो डिवाइड की गई धारा 120A में कि मतलब कि आपने किसी की ज़मीन पे कब्जा करने का षड्यंत्र बनाया है तो वो आपराधिक षड्यंत्र की इस श्रेणी में आएगा, या आपने किसी की हत्या करने का षड्यंत्र बनाया तो वो धारा 120A की आपराधिक षड्यंत्र की इस श्रेणी में आएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें जो परिभाषाएं दी गई, पहली बात। सेकंड, इसमें ये बताया गया है कि आप यदि कोई अवैध कार्य करते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र होता है, सिंपल सी बात है, चाहे वो एक व्यक्ति ने किया हो या एक से अधिक व्यक्ति ने। इसके बाद में थर्ड नंबर बोलता है कि कोई ऐसा कार्य जो वैध हो लेकिन वो अवैध तरीके से किया गया। जैसे आपने देखा होगा अभी मतलब एक तरह से आपको मैं खनन माफिया का बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खनन करते हैं, मिट्टी का खनन करते हैं, ठीक है, मिट्टी के खनन में क्या होता है, उनके पास में लाइसेंस होता है कि आप एक दिन में 20 ट्रॉली जो बालू है या मिट्टी है उसका खनन कर सकते हैं। लेकिन वो उनको इस बात का सरकार ने अथॉरिटी दे रखी कि हाँ आप 20 ट्रॉली खनन कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको जो डिमांड आ जाती है वो आ जाती है 200 ट्रॉली बालू की या 200 ट्रॉली मिट्टी की। तो वो उनके पास लाइसेंस तो होता है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए हाँ हम लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो लीगल काम है वो एक दिन में उनके पास जो अथॉरिटी है सिर्फ 20 ट्राली बालू निकालने की है। बालू आप समझते होंगे, हमारे गंगा जी में बालू निकलती है जिससे प्लास्टर वगैरह होता है, ठीक है। तो वो बालू की जो अथॉरिटी है, जो लीगल प्रोसेस है, वो एक दिन में 20 ट्राली निकालने की है। लेकिन उनके पास डिमांड आ गई है 200 ट्राली की, तो वो 200 ट्राली निकाल देते हैं। लेकिन एक तरह से वो लीगल काम कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से, समझे। यानी कि उनके पास अथॉरिटी तो थी 20 ट्राली की, लेकिन वो निकाल रहे हैं 200 ट्राली। जब कहीं दिखाया जाता तो वो अपना वो सर्टिफिकेट दिखा देते कि हाँ मतलब मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, इस खनन का या इस साइट का मैं मालिक हूँ। वो हो गया लीगल प्रोसेस। लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि आपने एक दिन में 20 ट्राली बालू निकाली या 200 ट्राली, तो वो जो 200 ट्राली निकल रही वो इलीगल हो गई। तो ये एक आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा कि मतलब आप अवैध कार्य मतलब वैध कार्य कर रहे हैं लेकिन अवैध तरीके, या मतलब कि आपने देखा होगा निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, मैंने ये पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में आप किसी व्यक्ति को मार देते हैं। अब मारना आप निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आप बरी हो सकते हैं, लेकिन अब बात ये है ना कि आपने मारा किस तरह से। जैसे कि आपके पास में आपकी लाइसेंसी पिस्टल है, उससे आपने मार दिया तो कोई बात नहीं, आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन वही है ना कि आपके पास में देसी कट्टा मिल गया, देसी कट्टा आप समझ रहे होंगे ना। अब देसी कट्टे से आपने किसी को मार दिया तो आपने मार दिया जो निजी प्रतिरक्षा में, उसमें से तो आप बरी हो जाएंगे। लेकिन जो आपके पास में अवैध असलहा मिला है, अवैध यानी देसी कट्टा मिला है, उसके खिलाफ एक नया चार्ज आपके खिलाफ लग जाएगा, एक नई धारा जुड़ जाएगी और उसके तहत आपके ऊपर केस चलेगा। उसमें शायद आपको दोषी करार दे दिया जाए, क्योंकि आपने कार्य तो वैध किया था लेकिन अवैध तरीके से, ठीक है। ये हो जाता है 120A में इसकी परिभाषा। उसके बाद सिंपल सी आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है 120B में, इसमें ये दिया गया है कि मतलब आप किस तरीके का अपराध करते हैं। एक तरह से उसकी कैटेगराइज वाइज, जैसे मैंने इसमें बताया ना, इसमें कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई, उसी तरह से इसकी भी कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। आप इसमें अब आप किसी की हत्या का जो षड्यंत्र करते हैं उसकी अलग दंड होगा, किसी की ज़मीन पे कब्जा करने का आप षड्यंत्र करते हैं उसका अलग दंड होगा, किसी की मतलब कि किसी को मतलब कि हाथ पैर तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं तो उसका अलग दंड होगा। यानी कि हर तरह की जो भी कैटेगरीज हैं उनका जो दंड है वो अलग अलग होता है। तो उसी की एक्सप्लेनेशन इसमें, उसी की परिभाषा की जो व्याख्या है इसमें आप धारा 120B में दी गई है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड, ठीक है। और इसमें मोस्टली सज़ा जो होती है वो 6 साल की कारावास या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और उसके अलावा वो जिस तरह का दंड होगा, मतलब जिस तरह के अपराध होगा उसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए फिर हम कल, आपको अध्याय 5 के का तक हमारा हो गया है। अब कल हम शुरू करेंगे अध्याय 6 यानी राज्य के विरुद्ध अपराध, जिसमें मैं आपको ये राज्य के विरुद्ध अपराध काफ़ी मतलब हालांकि लंबा तो नहीं है, 121 से 130 यानी कि केवल इसमें 9 धाराएँ ही हैं। लेकिन चलिए
और अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास में, एग्ज़ाम सर पे आ गया है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ओके, बाय बाय।